नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10th के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में जानेंगे और एकदम आसान भाषा में जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं, रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग शुभम पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, क्योंकि आपके लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो आसान भाषा में बोला जाए ना, जब कोई पदार्थ एक दूसरे के साथ मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं और इस प्रक्रिया में उनके गुण धर्म बदल जाते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि कोई दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना दे और जो नया पदार्थ मिले ना, उस प्रक्रिया में उनके गुणधर्म पहले वाले पदार्थ के गुणधर्म से अलग हो। लोगों को एनसीईआरटी में एक उदाहरण दिया गया है मैग्नीशियम वाला, और ये उदाहरण हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे कि मैग्नीशियम की पट्टी को जलाया जाता है, जब मैग्नीशियम की पट्टी को जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, जो कि मैग्नीशियम चूर्ण होती है, जो कि सफेद कलर की होती है। और आपके आसपास भी कई रासायनिक प्रक्रियाएं होती है, जैसे दूध दही में बन जाता है, खाना आप रखते हैं तो खाना खट्टा हो जाता है। ये सभी रासायनिक अभिक्रिया ही है। तो आइए हम लोग अब देखते हैं कि हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को पहचानेंगे कैसे। तो भाई, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के लिए सबसे पहला बात यह है कि वह गैस निकालती है। जैसे उदाहरण में आप ले लीजिए कि जब भी आप धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया कराइएगा ना, तो वो हाइड्रोजन गैस निकालती है। और यह उदाहरण आपको हम इसीलिए रखे हैं क्योंकि यह उदाहरण हमेशा एग्जाम में आपके छपते हैं कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती है, तो वो होता है हाइड्रोजन गैस। जैसे आपको देखिए यहाँ पे हम दिखा देते हैं, एक जिंक धातु ले लेते हैं और जिंक को HCl है जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl से हम अभिक्रिया कराते हैं। ये जब जिंक HCl से अभिक्रिया करेगा तो जिंक है जो हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है, तो ये है ना जो जिंक क्लोराइड को विस्थापित कर लेगा, तो ये बन जाएगा जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा, यानी हाइड्रोजन गैस। ये जो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। तो यही जो मतलब कहने का मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया की सबसे पहला पहचान है ना कि देखिए कि वो गैस निकालती है। और दूसरा पहचान यह है कि तापमान में बदलाव होता है, या तो गर्म होगा या ठंडा होगा उसका तापमान। तीसरी पहचान सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अवस्था में परिवर्तित। जैसे कि उदाहरण हम लेते हैं कि दूध से दही बनना, जब आप दूध को जमाते हैं दही बन जाता है तो उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। पहले दूध जो रहता है वो एकदम लिक्विड में रहता है, परंतु दही होने के बाद थोड़ा थोड़ा वह जम जाता है। अब देखिए इसका रंग भी बदल जाता है। तांबा की बर्तन को देखे होंगे, तांबा यानी कॉपर, जब भी कॉपर पे जंग रखता है ना तो वो हरे रंग का हो जाता है, यानी ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर हरे रंग की परत बना देती है। यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया की ही पहचान है। तो यानी कि ये सब चार मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने लायक है। तो आशा है कि आप लोग रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के बारे में अच्छे से वाकिफ हो गए होंगे और रासायनिक अभिक्रिया को भी जान गए होंगे। भाई कुछ नहीं है रासायनिक अभिक्रिया, आपको नॉर्मल सी बात है कि कोई पदार्थ एक दूसरे के साथ मिलकर नया पदार्थ बनाए, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ज्यादा झोल मोल कुछ नहीं करना है, बस इतना ही। और ये मैग्नीशियम वाला पट्टी वाला जो जलाया जाता है ना, इसका उदाहरण आप जरूर दीजिएगा। अब बात आती है हमारी रासायनिक समीकरण की। तो भाई जैसे रासायनिक अभिक्रिया है वैसे रासायनिक समीकरण है। तो रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण में कोई अंतर नहीं है, बस रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के द्वारा लिखा जाता है। देखिए शब्दों में लिखे है ना, जब मैग्नीशियम की पट्टी को जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो उसको जो होता है ना, वो उसको जो रासायनिक समीकरण में सूत्र और शब्दों के अनुसार से उसको लिखते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम को Mg संकेत हो गया, ऑक्सीजन को O2 हो गया और मैग्नीशियम ऑक्साइड को Mg होगा, यही रासायनिक समीकरण हो गया। तो अगर इसका परिभाषा देखें ना, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को उनके शब्द समीकरण एवं सूत्र के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे उदाहरण में देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन, जब भी कार्बन को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाया जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है वहां से। अब देखिए इसका समीकरण कैसे लिखेंगे, तो समीकरण में लिखना है इसको, तो कार्बन का C होता है संकेत, जो कि आप जानते हैं, ऑक्सीजन का O होता है। तो जब कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कराता है, जो कि CO2 कहलाता है। भाई यहाँ पे आपको समझने वाली बात यह है कि कार्बन और ऑक्सीजन को हम अभिकारक कहते हैं। ये जो मतलब बाईं ओर जो होते हैं ना, उसको हम अभिकारक कहते हैं, और दाईं ओर जो होती है उसको हम उत्पाद कहते हैं। यानी नॉर्मल भाषा में कहें ना कि ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन में मिलकर ही ना रासायनिक परिवर्तन हुआ,
तो ये अभिकारक हो गए। और इस अभिक्रिया के पश्चात जो नए पदार्थ बने उसको उत्पाद कहते हैं। यानी कहने का मतलब है, तो जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, और जो भाग लेने के बाद नए पदार्थ बनते हैं उसको उत्पाद कहते हैं। ये दोनों बात आप नोट कर लीजिएगा। भाई रासायनिक समीकरण तो आप लिख सकते हैं, परंतु रासायनिक समीकरण लिखने की कुछ शर्तें हैं जिसको आपको फॉलो करना होगा। जैसे पहला शर्त ये कहता है कि अभिकारक हमेशा बाईं ओर लिखे जाएंगे। यानी कि देखिए, जैसे कि मान लीजिए हम कार्बन और ऑक्सीजन की एक क्रिया करवाते हैं तो CO2 हमें प्राप्त होता है, हमें CO2 प्राप्त होता है। तो जो अभिकारक है ना, ये अभिकारक है ना, हमेशा LHS में रहेंगे, यानी बाईं ओर रहेंगे। इसको LHS लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे। और जो उत्पाद होंगे ना, जो हमको मिला मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वो दाईं ओर रहेंगे, यानी कि ये होंगे RHS कहलाएंगे। आगे देखते हैं, अभिकारक के बीच में प्लस का चिन्ह दिया जाता है। यानी हाँ देखिए, C और O2 जो अभिकारक के बीच में है ना, वो प्लस का चिन्ह दिया जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे, जो कि LHS में होता है। और अगला नोट है, अभिकारक एवं उत्पाद के बीच में हमेशा तीर का निशान दिया जाता है, जो कि ये है। अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का निशान दिया जाता है। ये बात आप गौर करिएगा, तब ये आप रासायनिक समीकरण लिखेंगे। लास्ट बात यह है कि उत्पादों के बीच भी प्लस का चिन्ह होता है। हाँ, ये बात आप गौर करिएगा कि जब उत्पाद एक से ज्यादा मिले तो उसके बीच भी प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि एक समीकरण है Cu + H2SO4। इसका जो कॉपर का सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया कराया जाता है तो कॉपर है जो H2 का सल्फेट विस्थापन कर लेता है उसके विलयन से, तो कॉपर सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो इसके पश्चात जो उत्पाद मिला तो उत्पाद के बीच में भी प्लस का चिन्ह हम लोग लगाते हैं, जो कि RHS में होते हैं। अब हम लोग एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जो कि इस चैप्टर का सबसे बड़ा इशू है, वो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। क्योंकि द्रव्यमान के संरक्षण के अनुसार द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। ये आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा होगा। और इसी संरक्षण के कारण इस विषय में रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत जरूरी है। अगर रासायनिक समीकरण नहीं संतुलित होते हैं, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इधर देखिए, इनके परमाणुओं की संख्या देखिए, इधर है LHS, इधर है RHS। RHS में मैग्नीशियम के पास कितने हैं? 1 परमाणु है। और ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 2 हैं। अब देखिए RHS में देखिए मैग्नीशियम के पास तो 1 परमाणु है, परंतु ऑक्सीजन के पास भी 1 है, और जबकि इधर ऑक्सीजन के पास 2 है। तो ये दोनों है जो संतुलित समीकरण नहीं है। अगर समीकरण संतुलित न हो, आप हमारी बातों को गौर करिए और ध्यान दीजिए, अगर हमारी समीकरण संतुलित न हो तो उसे कंकाली समीकरण कहते हैं, जो कि NCERT के बुक में यह परिभाषा दिया गया है। और कंकाली समीकरण आप लोग के एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। आज हम सबसे पहले जानेंगे कि रासायनिक समीकरण कहते किसको हैं। तो आसान भाषा में हम आपको बोलेंगे कि किसी भी समीकरण में दाएं और बाएं दोनों तरफ की परमाणु संख्या समान होनी चाहिए। यानी जिधर इतनी परमाणु संख्या हो उधर भी इतनी परमाणु संख्या हो। और ये क्यों कारण है? अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है, तो वो आप ये बोलिए कि द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। इसी कारण हमारे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जरूरत है। आइए अब आप लोगों गौर से देखिए कि रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित कैसे करते हैं। अगर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है तो हम सबसे पहले तत्व पहचानेंगे। जैसे Fe है, Fe का अभिक्रिया H2O से कराया जाता है तो फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुआ। अब देखिए, सबसे पहले हम इसके तत्व पहचानेंगे। जैसे Fe आयरन को बोलते हैं, H2O में H है हाइड्रोजन और O है ऑक्सीजन। और देखिए और कोई नया तत्व है नहीं, इधर भी है आयरन है, इधर ऑक्सीजन है और इधर हाइड्रोजन है। तो इन तीनों के अलावा कोई नया तत्व नहीं है, तो हम तत्व को पहचान गए। तो अगला बात ये हम देखते हैं कि किस तत्व के पास कितने परमाणु है। जैसे पहले Fe की बात करते हैं तो Fe के पास कितना परमाणु है? Fe के पास मात्र 1 परमाणु है कि नहीं? और हाइड्रोजन के पास 2 परमाणु है, यानी कि हाइड्रोजन के पास परमाणु की संख्या 2 है। और इधर ऑक्सीजन है, LHS की बात करें तो ऑक्सीजन के पास 1 परमाणु है। अब देखिए, अब RHS की बात करें तो RHS के साइड में Fe यानी आयरन के पास 3 परमाणु है, ऑक्सीजन के पास 4 परमाणु है और हाइड्रोजन के पास 2 परमाणु है। तो आप देखिए इन LHS और RHS बराबर नहीं है कि नहीं? बराबर नहीं है।
तो इसे बराबर करने के लिए अगला पॉइंट आपको देखिए क्या बताते हैं। सबसे पहले हम अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित करना चाहेंगे, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद वाले में हो। तो सबसे अधिक परमाणु वाली संख्या यहाँ दिख रहे हैं Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड के साथ, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसे ही संतुलित करेंगे, जिसमें ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा परमाणु संख्या 4 है। LHS में है ये H2O, यानी ऑक्सीजन के पास कितना है, 1 परमाणु है, ऑक्सीजन के पास 1 परमाणु है। और RHS में ऑक्सीजन के पास कितना है, 4 परमाणु है कि नहीं, 4 परमाणु ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है। तो तब देखिए, अब देखिए अगर इधर 4 है और इधर 1 है, तो इधर भी 4 करने के लिए क्या करेंगे, हम 4 से गुना कर देते हैं, तो इधर भी 4 हो जाएगा, इधर भी 4 हो जाएगा, और इधर तो गुना करने की जरूरत नहीं है। तब देखिए इधर 4 से हम गुना कर देते हैं, तो इधर ऑक्सीजन 4 हो जाएगा और इधर भी ऑक्सीजन 4 हो जाएगा, तब सही हो जाएगा। परंतु ये बात ध्यान दीजिए कि रासायनिक समीकरण करते समय आप किसी तत्व के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। यानी कहना है कि Fe प्लस H2O अगर समीकरण है तो उसमें हम H2O को हटा नहीं सकते या ऑक्सीजन को हटा नहीं सकते। या कहने का मतलब है कि ये जो हम अभी लिखे O4 ऐसे कभी भी नहीं लिखिएगा रासायनिक समीकरण में। मतलब आपको गुणा करना है तो आपको लिखना पड़ेगा H2O पूरा, इसको ब्रैकेट करिएगा और 4 से गुणांक के रूप में लिखिएगा। हमेशा जो भी लिखिएगा तो गुणांक के रूप में, यानी गुना होगा तो अब हो गया हाइड्रोजन 8 ऑक्सीजन 4, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप सिर्फ ऑक्सीजन को कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के पीछे 4 लगा दीजिए, हो गया, ऐसे गलत हो जाएगा। आपको करना है तो ऐसे उसके आगे जितने भी संख्या है उसको आप सबसे पहले बॉक्स बना लीजिए। बात को समझिए, अगर आपको अच्छे से समझना है तो देखिए सबसे पहले बॉक्स बनाइए। जैसे आयरन को बॉक्स बना लिए, अब देखिए H2O को भी बॉक्स बना लिए, और देखिए फेरिक ऑक्साइड को भी बॉक्स बना लीजिए। अब देखिए हाइड्रोजन को भी बॉक्स बना लिए। अब प्रण ठानिए कि बॉक्स में जो इतनी संख्या है उसके साथ हमको कुछ छेड़छाड़ी नहीं करना है। बॉक्स वाले जो भी करना है हमको बॉक्स से बाहर करना है। जैसे कि देखिए 4 के गुणांक मान रहा है तो 4 हम बाहर लिखेंगे, 4 से हम बाहर गुना करेंगे, ऐसे करके ये देखिए 4H2O हो गया। ऐसे ही करके हम अंदर वाले तत्वों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये बात आप गौर करिए कि परिमाण में देखिए क्या हुआ कि Fe4H2O और Fe3O4 और H2O, अब ये समीकरण हमको मिला है। अब इस समीकरण में देखिए आपको क्या संतुलित करना है। तो इधर Fe की संख्या कितना है, 1 है। अब वर्तमान में हाइड्रोजन हो गया 8 इधर LHS में, और ऑक्सीजन हो गया 4। और देखिए RHS की बात करते हैं तो Fe3 ऑक्सीजन है 4, इधर भी ऑक्सीजन 4, इधर भी ऑक्सीजन 4, यानी ऑक्सीजन बराबर हो गया। परंतु इधर हाइड्रोजन 2 है और इधर हाइड्रोजन 8 है, तो इधर भी 8 करने के लिए इसको 4 के गुणांक कर देंगे। तो 4 के गुणांक करने के लिए हम सिर्फ यहाँ गुना करेंगे, ये नहीं कि 2 × 4 यहाँ करेंगे, यहाँ नहीं, हम यहाँ करेंगे 4 × H2, तो इधर भी 8 हो जाएंगे। अब देखिए यही बात यहाँ पे दर्शाया गया है, 8 इधर है H, तो इधर भी 8 करने के लिए 2, इधर भी 8 करने के लिए 4 का गुणांक लिए है, तो 4 दूनी 8 हो गया। अब देखिए क्या परिणाम मिला, Fe प्लस 4H2O और फिर Fe3O4 और फिर 4 से जो लगाए थे तो 4 दूनी 8। अब देखिए परिमाण में अब देखिए परिमाण में आयरन के पास 1 है, अब हाइड्रोजन इधर कितना है 8 है, ऑक्सीजन कितना है 4 है, और इधर जो है कि आयरन 3 है और इधर ऑक्सीजन कितना है 4 है। अब देखिए H कितना है 4 दूनी 8। अब देखिए H 8 हो गया, H 8 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 4 हुआ। अब बच कौन गया हमारे पास, आयरन। ये जो बच गया उसको संतुलित करने के लिए हमको क्या करना है, मात्र 3 का गुणांक लेना है Fe के साथ। किसके साथ, Fe के साथ। इधर 3 है तो गुणांक किस तरफ हम लेंगे, हम लेंगे गुणांक LHS की तरफ। तो देखिए LH की तरफ 3 के गुणांक लिए हैं, तो 3 तो इधर पहले से था, तो 3 Fe लिख दिए। अब परिमाण देखिए कैसे लिखेंगे, तो 3 Fe हो गया प्लस 4H2O हो गया, और इधर Fe3O4 प्लस 4H2 हो गया। अब देखिए हमारा समीकरण एकदम संतुलित हो गया। देखिए LHS में तत्वों की संख्या देख लेते हैं, आयरन 3 है कि नहीं। देखिए हाइड्रोजन 8 है और ऑक्सीजन हमारा 4 है। RHS में देखिए आयरन 3 है, ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन 8 है, जो कि बराबर हो गया है। देखिए NCERT में एक परिभाषा दिया गया है हीट एंड ट्रायल विधि का, जो कि आपको गौर करना है, क्योंकि NCERT की बातों को हमें हमेशा समान करना है। वो परिभाषा है कि पूर्णांक संख्या के गुणांक का प्रयोग कर रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को हम हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। यानी जो हम विधि से अभी समीकरण को संतुलित किए हैं गुणांक के रूप में, आगे 3 से गुना कर रहे थे, 4 से गुना कर रहे थे, इस विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। ये बात को गौर करिए।
अब आशा है कि आप लोग समीकरण को संतुलित करना जान चुके हैं। भाई समीकरण को संतुलित करना कोई बड़ा चीज नहीं है, कोई बड़ा चीज नहीं है। अब देखिए एक समीकरण लेते हैं Mg प्लस O2, Mg प्लस O2 ये बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, है कि नहीं। अब देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हमको संतुलित करना है। हम जो इतना अभी समझाए हैं, आपको समझाने के कारण इतना सारा लिखे हैं, परंतु आपको संतुलित करना है तो आप झट करिए। जो LHS है और RHS है, अब अपने मन में देखिए कि मैग्नीशियम के पास एक तत्व इधर है, इधर मैग्नीशियम एक है, सही है। ऑक्सीजन इधर 2 है, परंतु ऑक्सीजन इधर 1 है, तो इधर 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन में गुना करेंगे? नहीं, यहाँ पे नहीं कर सकते, ये बॉक्स के अंदर रहता है। और बॉक्स के जब भी कुछ करेंगे काम तो बॉक्स के बाहर करेंगे, यानी 2 यहाँ गुना करेंगे तो यहाँ होगा। अब देखिए इधर ऑक्सीजन हो गया 2, अब जब ऑक्सीजन हो गया 2 तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया, और इधर मैग्नीशियम 1 है तो इधर भी मैग्नीशियम को 2 करना हो तो इधर भी 2 से गुना करेंगे। अब देखिए दोनों तरफ बराबर हो गया हमारा समीकरण। बस कुछ नहीं है भाई, बस आप बातों को गौर करिए, जितना आपकी बातें हैं ना उतना गौर करिए, फिर आराम से समीकरण को संतुलित कर लीजिए। सबसे पहला बात है कि आप तत्वों के साथ छेड़छाड़ नहीं करिए। दूसरा बात है कि तत्वों को बॉक्स के अंदर रखिए, बॉक्स के जो भी करना है गुणांक के रूप में बाहर करिए काम, और रासायनिक समीकरण को आप आसानी से संतुलित कर लीजिएगा। एक बात और आप लोग नोट करिएगा, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में यह दिया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया को अच्छे से प्रदर्शित करने के लिए हम कुछ और बातों को भी ध्यान में देते हैं, जैसे ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया एवं जल। ये सब के भी संकेत होते हैं, जैसे ठोस का S हो गया, द्रव के L हो गया, लिक्विड गैस का G हो गया, जल का AQ हो गया। ये सब भी शब्द होते हैं जो कि मतलब रासायनिक समीकरण को लिखने टाइम पे हम इसको लिखते हैं। और साथ में ही ताप, दाब एवं उत्प्रेरक को भी तीर के निशान से दर्शाया जाता है। मतलब कोई गैस निकल रहा है तो इसको तीर की ओर से ऊपर लिखेंगे। देखिए ताप को ऐसे उत्प्रेरक का चिन्ह भी देते हैं, ऐसे करके उष्मा। कोई पदार्थ अपक्षेप है, यानी कि मतलब अपक्षेप की ओर मतलब नीचे बैठ रहा है विलयन में, तो अपक्षेप के नीचे की ओर तीर का निशान दे देंगे। ये सब शब्द का भी प्रयोग हम रासायनिक समीकरण को सूचनापूर्ण बनाने के लिए करते हैं। अब देखिए जैसे कि एक उदाहरण है 3Fe, तो 3Fe है, जो Fe क्या है, आयरन है। आयरन जो लोहा होता है सॉलिड होता है, इसीलिए इसको S से, जो कि ठोस है, इसे S से लिखे हैं। अब देखिए है 4H2O जो कि जल है। अब देखिए भाई यहाँ पे आप लोग कहिएगा कि यहाँ पे तो जल है, तो लिखिएगा भाई यहाँ पे जल है, परंतु यहाँ पे जल का उपयोग वाष्प के रूप में हो रहा है, गैस के रूप में ही जल का प्रयोग हो रहा है। इसी कारण यहाँ पे G लिखे हैं, क्योंकि जल का प्रयोग यहाँ पे वाष्प के रूप में लिखा है। जो हमको परिणाम मिला हुआ है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड एक ठोस होता है जो कि S सॉलिड से लिखे हैं, और वही H2O गैस निकला जो कि G से हम लिखे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं, और अगला पार्ट हम जल्दी ही लाएंगे, और उसमें हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में और संचारण के बारे में, तथा चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है। ये सब बातें अगली वीडियो में जल्द ही आएंगे लौट के। और अगली वीडियो लाने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके।